बिजनेस स्टडीज़ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन में बैरियर टू कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेरा सजेशन रहेगा कि आप इसको ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि बोर्ड लगातार इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे ही रहा है, और ये क्वेश्चन केस स्टडी का अब बदलते हुए ट्रेंड में है। तो आपके मन में आएगा, सर तो क्या हम लोग केस स्टडी करने जा रहे हैं बैरियर टू कम्युनिकेशन की? बिल्कुल नहीं। आज इस वीडियो में सिर्फ हम लोग नॉलेज बेस्ड कंटेंट की बात करेंगे, क्योंकि केस स्टडी के लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप लोगों को नॉलेज हो। और जितने भी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के पार्ट हैं, मींस 4 पार्ट्स, उनको हम लोग सिंगल शॉट में कवर अप करेंगे। कम टाइम आपका लगे इसके लिए मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख रखा है। जैसे कि आप सबसे पहले 1 देख रहे हो, सिमेंटिक बैरियर, फिर साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, और यहाँ पर पर्सनल बैरियर। ओवरऑल ये 4 बैरियर्स बोर्ड की तरफ से आपको सजेस्ट किए गए हैं। तो सर इसका मतलब है कि सिर्फ ये 4 ही हमेशा होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बैरियर्स की हेडिंग जो है वो अलग अलग बुक्स में आपको और भी पार्ट पे मिल जाएगी। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपके लिए लिख रखा है। कल्चरल बैरियर के नेम से भी अभी होंगे कंटेंट, फिजिकल बैरियर के बेस पर भी होंगे, और साथ में इमोशनल और पर्सनल को लेकर के भी होगा। कुछ बुक्स में फिजियोलॉजिकल में ही पर्सनल को रख लिया गया है, मगर इससे आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना बेस सिर्फ 4 पे रखेंगे, और ये फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सिमेंटिक से। मोस्टली जब भी कम्युनिकेशन होगा तो ये वर्ड या सिंबल के थ्रू होगा। तो जब कभी भी एक से ज़्यादा वर्ड की कई मीनिंग्स दे रखी हो, जैसे आप यहाँ पर देखो लिखा है डिफरेंट वर्ड मीन्स डिफरेंट थिंग्स, तो एक ही वर्ड के कई जगह पर कई उसकी मीनिंग्स आ सकती है। कह सकते हो, जैसे हम बात करते हैं प्रेजेंट के ऊपर, एक प्रेजेंट एक वर्ड हुआ, तो अगर प्रेजेंट को हम इस पर समझें, अ पर्सन में बी प्रेजेंट एट फंक्शन, तो इजीली समझ में आ रहा है कि एट फंक्शन है। एंड रिसीव प्रेजेंट एंड प्रेजेंट समथिंग, 3 बात में आ गया। पहला प्रेजेंट एट फंक्शन हो रहा है, तो यहाँ प्रेजेंट का देखो मतलब बदल गया। फिर उसके बाद में प्रेजेंट अपने समथिंग की बात हो रही है, या थॉट की बात हो रही है, या प्रेजेंट होगा। तो ये 3 पार्ट्स में से प्रेजेंट है, तो 4 में भी हो सकता है। सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको दे रहे थे कि डिफरेंट वर्ड्स डिफरेंट मीनिंग्स। जब कभी भी पैराग्राफ पढ़ने पर आपको, सर पैराग्राफ का मतलब, हम लोग केस स्टडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट पोर्शन जो पैराग्राफ होगा, और उसके बाद क्वेश्चन उसके ऊपर सॉल्व करने होते हैं। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हाउ टू सॉल्व केस स्टडी, तो वो उसको मैं रिकमेंड करता हूं कि आप लोग उसको ज़रूर देख लें। बहरहाल यहाँ पर अब आते हैं, जब भी वर्ड से रिलेटेड पढ़ने पे साफ साफ समझ में आ जाए कि डिफरेंट मीनिंग आ रही है, तो आप आंख बंद करके अपना आंसर सिमेंटिक बैरियर के अगल बगल में रख लीजिए। अब इसके अंडर में जो इसके डिवीज़न है वो आपको जानने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में लाइन पे भी वर्ड आ जाता है। तो पैराग्राफ की लाइन का वो सिंगल वर्ड क्या देना है उसको समझा देते हैं। नंबर 1, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। अब आप लोगों को ये समझना है कि कैसे क्या सर आप ये कैसे बोल रहे हो, ये बैडली एक्सप्रेस्ड है, कि प्रॉपर हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे और आप समझ क्या पाओगे। सो दैट वे दिस इज द बैडली एक्सप्रेस्ड, और इसमें वर्ड का भी अलग अलग मतलब हो सकता है। सेकेंड, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग्स। सिंपल विद डिफरेंट मीनिंग्स अभी मैंने प्रेजेंट को लेकर के बोला था, इसी तरीके से आइडियल वर्ड के ऊपर भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिख रखा है आइडियल। प्रोनाउंसिएशन लगभग दोनों का एक जैसा ही है। सुपरवाइजर ने कहा दिस इज आइडियल मेथड, और सबऑर्डिनेट ने समझा दिस इज आइडियल मेथड। मतलब एक तो कह रहा है परफेक्ट मेथड है, और दूसरा कह रहा है यूजलेस मेथड, समझ में आ रहा है उसको। तो प्रॉब्लम आ गई कि नहीं आ गई? अब आते हैं हम लोग थर्ड पे, सी है फॉल्टी ट्रांसलेशन। यहाँ पर एग्जैक्टली स्टूडेंट जो है वो फॉल्टी ट्रांसलेशन रहेगा, और गलती से यहाँ मिसप्रिंट था और फैकल्टी लिखा हुआ था। आगे आपको लेक्चर में जहाँ पर फैकल्टी दिखा हुआ दिखाई दे तो वो फैकल्टी नहीं रहेगा, वो आपका फॉल्टी रहेगा। इसको आप इग्नोर करके चलिएगा। फॉल्टी ट्रांसलेशन का मतलब बोला गया टर्म इंग्लिश में
अब इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आती ही नहीं, चलिए इंग्लिश हटाइए, चाइनीज़ है, आपका बॉस चाइनीज़ है, उसने चाइनीज़ एक्सेंट ले करके एक्सप्लेन किया और आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। और ये सिमेंटिक है, चेंज नहीं हो सकता, उस समय प्रॉब्लम आ गई है और इसके लिए फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन वीक हो जाएगा इसकी वजह से। देन अनक्लैरिफाइड एग्जम्पशन, किस बात को आप सोच रहे हैं, किसके बेस पर आपको काम करना है, और उसका एग्जेक्टिव अनक्लैरिफाइड। अनक्लैरिफाइड समझ में नहीं आ रहा, सुपरवाइजर ने बोल दिया और सबऑर्डिनेट उसको कैसे समझ रहा है। एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। टेक केयर ऑफ गेस्ट, बोल दिया कि आपको लेकर के आना है गेस्ट को, और टेक केयर ऑफ गेस्ट इजली समझ में आ रहा है। अब सबऑर्डिनेट क्या समझ रहा है कि इसको एयरपोर्ट से लेकर के होटल तक हमें पहुंचाना है, जब बल्कि उसका क्या कहना था कि इसके बाद जो भी उसकी ज़रूरतें हों उनको पूरा किया जाए, ऑफिस के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको पूरा करे। तो अब सबऑर्डिनेट की मिस्टेक नहीं है, सबऑर्डिनेट ने इस सेंटेंस को अपने अकॉर्डिंग समझा। तो ये कैटेगरी कौन सी आई, ये आई सीमेंटिक, और इसके अंडर में अनक्लैरिफाइड एग्जम्पशन। नेक्स्ट आते हैं डी पे, टेक्निकल जर्गोन। टेक्निकल टर्म जो है वो हर सब्जेक्ट का अलग अलग है। आप क्योंकि अकाउंटिंग बैकग्राउंड के हैं तो आप इजीली डेबिट एंड क्रेडिट टर्म को समझ लेते हैं। किसी दूसरे के आगे अगर आप एक्सप्लेन करोगे टेक्निकल टर्म, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 100 रुपीज़, तो वो घबरा जाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा। ठीक इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं, बर्न द सीडी। आप लाओ सर माचिस लाओ, जला दे सीडी को हम तुरंत, क्योंकि बर्न द सीडी की बात हो रही है। अगर कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेज में बात करें तो बर्न द सीडी का क्या मतलब है कि आप उसकी एक कॉपी बना रहे हो। तो एक टेक्निकल टर्म की प्रॉब्लम अगर नहीं आता होगा तो ये सिमेंटिक बैरियर की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एफ, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। बॉडी लैंग्वेज के साथ में जेस्चर भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बॉडी जो लैंग्वेज है वो सिमेंटिक में भी है और बॉडी लैंग्वेज पर्सनल में भी है। कैसे है ये पर्सनल पहुंच के बताऊंगा डिफरेंस। यहाँ पे समझिए, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज की प्रॉब्लम कब आती है, जेस्चर की प्रॉब्लम कब आती है, यहाँ पर ध्यान से देखें, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों साथ आ जाते हैं। अभी तक जितने पॉइंट आपने सिमेंटिक के किए ये सारे के सारे वर्बल बेस्ड थे, इसमें कहीं भी नॉन वर्बल नहीं था। अब अगर वर्बल के साथ नॉन वर्बल को हम अटैच कर दें, कैसे, मीन्स बॉडी लैंग्वेज हो, क्या कहा जाए आपसे, प्लीज पिक दिस फाइल, तो यूँ बोल रहा है ना प्लीज पिक दिस फाइल, तो मेरी बॉडी बता रही है दिस फाइल, ये इशारा कर रहा है। मैंने बोला ये तो वर्बल हो गया, दिस फाइल, इस हैंड से मैं इशारा कर रहा हूँ कि आप समझ रहे हो कि ये इस तरफ की बात हो रही है, इस फाइल को उठाने की बात हो रही है। ईजिली समझ जाओगे तो सिमेंटिक नहीं रहा। मगर प्रॉब्लम कब है, फाइल यहाँ मैं बोल रहा हूँ प्लीज पिक दिस फाइल, अब बॉडी लैंग्वेज तो बता रही है दिस, इस तरफ, बोल मैं इस तरफ खेल रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप इस फाइल को लेफ्ट से राइट पे रख दो, हो जाओगे कंफ्यूज। दिस इज सिमेंटिक बैरियर। तो हम लोगों ने बहुत इजीली सिमेंटिक बैरियर फास्ट कंप्लीट किया। नेक्स्ट इस पर आते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल जो बैरियर है ये आपका स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें वर्ड्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पर्सन की पोजीशन है। आपको जो कीवर्ड देखना है वो है इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेट। जिस पोजीशन में, अगर अभी अभी किसी का एक्सीडेंट हुआ है और उससे आप अभी तुरंत पूछो कोई आंसर, तो एग्जैक्ट वो स्टूडेंट क्या आंसर लिख पाएगा, अरे सर क्या बात कर रहे हैं, अभी तो उसको चोट लगी है, वो उसी की स्टेट में होगा, यस दिस इज स्टेट, उसका माइंड सेटअप उस स्टेट में है और उससे वो परफेक्शन के आंसर नहीं मिलेंगे। तो ये प्रॉब्लम कितने तरीके से आ सकती है स्टेट की, उसको समझिए। और ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बहुत बारीक सा डिफरेंस है साइकोलॉजिकल में और पर्सनल बैरियर में, स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है। अभी मैं उस पर आऊँगा तो आपको बताऊँगा। तो साइकोलॉजिकल बैरियर में ए माइंड ऑफ स्टेट की बात हो रही है, ये प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। हमें पहले से अपना को अंदाजा है कि हमारे सामने वाला बंदा जो बोल रहा है उसको उतना आता नहीं है, कई बार ऐसा हो चुका है, तो उसने जो बोला हाँ हमको पता है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है क्लासरूम के अंदर, अगर टीचर कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं और उस स्टूडेंट के पास बाहर कोई आउटसोर्स टीचर है या फिर उसके कोई रिलेटिव्स हैं, वो उनको बताते हैं, उसका कॉन्फिडेंस अपने रिलेटिव्स या
अदर देन स्कूल टीचर के ऊपर है। तो ऐसे हालत में टीचर्स कुछ ही बोलते रहे, हाँ हम समझ गए, हमको पता है, हम कर लेंगे। तो दिस इज द साइकोलॉजिकल बैरियर प्री मैच्योर, क्योंकि माइंड सेट है, माइंड में अब आ ही नहीं सकता, एंट्री नहीं हो सकती। नेक्स्ट बी, लैक ऑफ अटेंशन। क्लास में आपने कई बार देखा होगा, ऐसा नहीं कि टीचर की कैपेबिलिटी नहीं है, वो एक्सप्लेन कर रहा है, आप बैठे हुए सामने हो, देख रहे हो, यस, मगर अटेंशन अब आपका वो कल रात वाली मूवी पर है, यस बहुत अच्छा सीन था, तो वो उस लेवल से आप ग्रास्प नहीं कर पाओगे। सेम थिंग इन अ बिजनेस लाइफ, सबऑर्डिनेट को सुपीरियर डायरेक्शन दे रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं, और वो यस सर, यस 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 सर, यस सर, यस सर, सिर भी हिला रहा है, सुपीरियर को लग रहा सब समझ में आ रहा है, मगर माइंड, उसका स्टेट ऑफ माइंड कल रात की मूवी के खास सीन के ऊपर अटका हुआ है। तो आप समझ सकते हो आगे की बात। नेक्स्ट आ सकते हैं सी पर, लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। क्योंकि स्ट्रक्चरल पॉइंट में जब डेटा ट्रांसफर होता है या कोई भी मैसेज ट्रांसफर हो रहा है तो मिस कर जाता है। कहने का मतलब 1 से 2 को कहा और 3 से कहा 4 को बता दो, तो जो 1 डायरेक्ट 4 को बताएगा वो 2 3 के बाद 4 को ऐसा आ पाएगा, कहीं ना कहीं लीकेज आएगी कि नहीं आएगी। उसीलिए वर्ड यूज हो रहा है लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। पुअर रिटेंशन ग्राफ तो पूरा कर लिया, मगर पुरानी बात आ गई, लैक ऑफ अटेंशन, माइंड वहाँ सेट नहीं है या रिकॉलिंग पावर हल्की सी वीक है, ये आपके पास साइकोलॉजिकल है। नेक्स्ट डी, डिस्ट्रेस। बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में इसके ऊपर केस स्टडी आई है। इसका कीवर्ड मैं आपको बताना चाहता हूं, नॉट बिलीव। पैराग्राफ पढ़ते समय आपको बिलीव के साथ नॉट बिलीव टर्म दिखाई देगा, समझ जाइएगा डिस्ट्रेस्ड है। तो डिस्ट्रेस साइकोलॉजिकल कैसे हो सकता है? आपका कोई बहुत ही खास आपको बताना चाह रहा है, मगर आपको उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि ये फ्रॉडिया है, 420 नहीं 840 है ये, तो आप सुनोगे तो, मगर उसकी बात आप समझने की कोशिश नहीं करोगे। फिर देखिए आ रहा है साइकोलॉजिकल, बिल्कुल यही चीज मैंने स्टार्टिंग लिख दी, इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेट, क्योंकि आपका माइंड ही वहां पर रुका हुआ है, ब्लॉक हो चुका है। देन जेंडर बैरियर्स। जेंडर बैरियर्स एक टर्म है जो कि साइकोलॉजिकल भी है और पर्सनल में भी आता है, अभी आगे आपको बताऊंगा। जेंडर बैरियर्स, मेल फीमेल, सर ट्रांसजेंडर भूल गए, चलो भाई 3 ले लेते हैं, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। अक्सर अगर आप मेल जेंडर से बात करोगे तो वो फीमेल जेंडर को उतना परफेक्ट नहीं लेकर चलते हैं, और बिजनेस वर्ल्ड में भी बहुत समय पहले भी फीमेल जेंडर को उतना पेमेंट नहीं मिलता था, अक्सर पेमेंट कम ही दिया जाता था। अब आजकल थोड़ी सी सीन बदला हुआ है, मगर अगर साइंस की स्टडी की बात करें तो टॉकिंग पीरियड की अगर बात करी जाए तो लेफ्ट और राइट माइंड दोनों ही फीमेल का रन कर रहा है, और लेफ्ट माइंड सिर्फ मेल जेंडर का होता है, ऐसा रिसर्च कहती है। आपको मैं कमेंट में आप लिखिएगा तो बता दूंगा कि किस रिसर्च में कहां पर ये स्टेटमेंट है। देन क्लोज माइंड, सुनना ही नहीं हमें, आप कुछ भी बोलो, हम बैठे हुए हैं क्लासरूम में, कई बार ऐसा आता होगा, ब्लाइंड ब्लॉक हो चुका है, स्पोर्ट्स खेल के तुरंत आ रहे हैं, एकदम थके हुए हैं, अभी अभी गोल नहीं कर पाए थे, हार गए, चुभा ना, तो आप अभी उस दुख से बाहर ही नहीं निकले हो, आपका माइंड वहीं पर है, स्टेट ऑफ माइंड, उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, तो माइंड ब्लॉक हो चुका है, नहीं कर सकते। कई बार आपने देखा होगा क्वेश्चन आप 2-3 आवर्स कर लो, उसके बाद फिर अगर क्वेश्चन करने को आपसे कहा जाए तो माइंड की वो स्पीड नहीं रहती, क्योंकि माइंड ब्लॉक हो चुका होता है। दीज ऑल पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटेड टू साइकोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट आते हैं जल्दी से, ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल बहुत इजी होता है फाइंड करना, कीवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा, मगर इसके अंदर के टर्म को समझ लीजिए। ऑर्गेनाइजेशनल को वो बच्चे बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे जिनको लेवल ऑफ मैनेजमेंट पता है, क्योंकि लेवल ऑफ मैनेजमेंट में फ्लो होता है किस चीज का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अथॉरिटी का, और अकाउंटेबिलिटी उसके साथ रहती है। अब इस जगह पर अगर आपके पास 1 2 3 लेवल्स हैं, तो टॉप लेवल, मिड लेवल और फिर लोवेस्ट लेवल पे कोई चीज़ अगर फ्लो हो रही है, ये स्पीड को स्लो कर सकती है और फास्ट कर सकती है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। इसीलिए यहाँ पर फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के बैरियर्स में इनको रखा गया ऑर्गेनाइजेशनल। नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हो वहाँ की पॉलिसी सेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जिनको क्लियर है उनको बहुत हेल्प होगी। सेंट्रलाइज होने का मतलब है कि जब भी डिसीजंस होंगे तो वो स्लो होंगे,
तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन नहीं हो गया, बैरियर टू कम्युनिकेशन में आ जाएगा ये। अगर हाईली सेंट्रलाइज्ड है तब तो हर हालत में है, ये उसकी एक डिसएडवांटेज भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, रूल एंड रेगुलेशंस। रूल एंड रेगुलेशंस इतने टफ कर दिए हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन फ्री फ्लो नहीं कर पा रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, जगह सभी ने पढ़ा होगा, हेनरी फ्योल 14 प्रिंसिपल्स, स्केलर चेन। स्केलर चेन कह रहा था कि रूल एंड रेगुलेशंस में आप यूं, आपको कुछ ट्रायंगल याद आ रहा होगा, मगर उसके साथ गैंग प्लैंक भी था। इसी वजह से था कि फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन रहे और प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट आते हैं स्टेटस। हम तो बॉस हैं, जो हम कहेंगे वो आपको सुनना है। ऐसा बहुत बार आपने फील किया होगा क्लासरूम में, टीचर हाथ में का क्वेश्चन पूछ गया, सर आई हैव वन क्वेश्चन, तो तुरंत बहुत स्मार्ट बन रहे हो, ओके तुम मुझे ये बताओ वो बताओ, बच्चा फंस गया। सेम थिंग रियल लाइफ, सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स के बीच के रिलेशन में स्टेटस एक ऐसा पार्ट है कि जूनियर डरता है बात करने से और सीनियर उस जगह पर उसको तवज्जो ही नहीं देता। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना दिया है कि ए वर्क के लिए आप जेड से कांटेक्ट करिए, बी के लिए आप एक्स से करिए, सी वर्क के लिए आप वाई से कांटेक्ट करिए, और उसका कॉम्प्लेक्स चार्ट है। ऐसा नहीं कि सब ओरल उड़ जाएगा, मगर कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा है। मैट्रिक्स का एक पार्ट होता है, वहाँ भी निगेटिविटी ऑर्गेनाइजेशनल की आती है। कहने का मतलब है कि कम्युनिकेशन का फ्री फ्लो नहीं हो पाता, हिंड्रेंस आती है। हम लोग उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। लास्ट है इसका ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये बिलीव ही नहीं करता कि सबऑर्डिनेट्स जितने हैं उनके रेगुलर कॉन्फ्रेंस हो, सेमिनार हो। ऐसा देखा गया है कि अगर रेगुलर रूटीन पे सेमिनार और कॉन्फ्रेंस इस तरीके की मीटिंग्स होती रहती हैं तो वहाँ पे कम्युनिकेशन फ्लो स्ट्रांग होता है, और इस जगह बर्थ भी हो जाती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट की। और अब तो फ्लो की बात करेंगे। लास्ट आते हैं पर्सनल बैरियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा बड़ा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। पर्सनल बैरियर को आपके लेवल पे समझाने के लिए दो पार्ट रखते हैं। वन पार्टी जो है वो एक सेंडर एक रिसीवर है। अरे सर ये तो पता है, एक सेंडर एक रिसीवर होगा और एक मीडियम होगा। यहाँ पे सिर्फ सेंडर पे फोकस करिए और रिसीवर पे फोकस करिए। सेंडर का मतलब हो गया जो बॉस है, सुपरवाइजर, और रिसीवर का मतलब है उसका सबऑर्डिनेट। इन दोनों के बीच में किस तरह की प्रॉब्लम आती है, बहुत ध्यान से समझिए कि पर्सनल और साइकोलॉजिकल, यहाँ पे देखो लिखा है ना मैंने, ये साइकोलॉजिकल बैरियर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में माइंड की स्टेट ही इन्वॉल्व है। तो सर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस समझिएगा, यहाँ पर माइंड की स्टेट प्रॉपरली जोन बना देती है, और जब बल्कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं। इसीलिए इसके साथ देखिए फैक्टर्स मैंने लिखा हुआ है, और सेंडर और रिसीवर के बेस पर इस प्रॉब्लम को हम लोग समझ सकते हैं। सुपरवाइजर की तरफ जो कि सीनियर है उसकी तरफ से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। वैसे तो बहुत से पॉइंट हैं, मगर मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर से जो केस स्टडीज़ आई हैं उनमें यही पॉइंट है, और इनके बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, जब बल्कि ये वास्ट होता है। आपके यहाँ सिलेबस में इसको कंसाइज पार्ट में रखा है, तो उसी पे कंसंट्रेट करिए। नंबर 1, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। कई बार टीचर्स स्टूडेंट से वीक होता है। स्टूडेंट लाइफ में आपने क्लासरूम में देखा होगा, और स्टूडेंट टीचर से तेज क्वेश्चन कर भी लेता है, और जब वो क्वेश्चन क्लास में पुट करता है तो टीचर इग्नोर करता है, या फिर बात करता है तो इधर उधर कर लेता है। जिन्होंने देखा होगा उनको फीलिंग समझ में आ रही होगी। सेम थिंग रियल लाइफ बिजनेस में भी है कि जिस समय सुपीरियर को पता है कि मेरा सबऑर्डिनेट मुझसे बेटर है, तो उसको अपनी अथॉरिटी जाने का डर रहता है, और वो खुल के उतना बात नहीं कर पाता, और लिमिटेड इंफॉर्मेशन देता है ताकि कहीं चैलेंज ना उड़ जाए। देन बी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपरवाइजर ऑन हिज सबऑर्डिनेट। तो ये दोनों किससे रिलेटेड? सिर्फ दो ही की बात होगी यहाँ पर सुपरवाइजर की तरफ से। सिर्फ 2 पॉइंट आपको ध्यान देने हैं। अब यहाँ पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर, या तो वो ट्रेन नहीं है, या पहले ऐसे वर्क हो चुके हैं जिसमें गलत वर्क किया गया है। तो ऐसी हालत में कम्युनिकेशन में फ्लो नहीं आता। अब हम आते हैं जो रिसीव कर रहा है, रिसीवर मतलब सबऑर्डिनेट, उसके लिए भी 2 ही इंपॉर्टेंट। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। सबऑर्डिनेट चाहता ही नहीं है। फिर से मैं क्लासरूम के अंदर लेकर आता हूँ, टीचर बात करते रहते हैं और स्टूडेंट इधर, ओके टेल मी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, टीचर कह रहा है, मगर स्टूडेंट
ऐसे कई बार आपने देखा होगा, वो अंदर से ही नहीं चाह रहा, वो कम्युनिकेट ही नहीं करना चाह रहा, वजह कुछ भी हो, मगर उसका एक पर्सनल बैरियर है। ऐसा नहीं कि जो मिस्टर एक्स सोच रहे हो, बगल में बैठे हो ना ठीक बच्चा वैसे ही सोच रहा हो, वो इंतजार करता रहे मेरी बारी आए और मैं जल्दी से आंसर दूं। तो ये पर्सनल है, इंडिविजुअल बैरियर है। सेम बिजनेस वर्ल्ड में है। डी, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो सर क्या हमेशा मॉनेटरी टर्म्स इंसेंटिव्स लेंगे ना? इंसेंटिव मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों होते हैं। अगर प्रॉपर इंसेंटिव नहीं है तो वर्कर्स तैयारी नहीं होते ज़्यादा वर्क करने के लिए, या फिर रेगुलर वर्क करने के लिए, या फिर उनकी तरफ से कोई स्टेप ही फॉरवर्ड नहीं लिया जाता जिससे कि ईजी हो जाए कंटेंट। ई, इन सबको मिला करके बॉडी लैंग्वेज। तो देखिए यहाँ पर भी बॉडी लैंग्वेज है, और बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपको मैंने बताया था, ये देखिए सिमेंटिक में भी, दोनों में बहुत ध्यान से समझना। ये वाली बॉडी लैंग्वेज जो है वो लगभग पॉजिटिव वे में तैयार करी जाती है आंसर को बताने के लिए। जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं मैसेज, उसके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, मगर प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं हो पाता। और यहाँ पर जब पर्सनल है तो वो नेगेटिव है। नेगेटिव किस किस तरह से होता है, ऑलरेडी पॉइंट्स यहाँ लिख दिए मैंने आपके लिए। लुकिंग अराउंड द रूम, आपसे कोई बात कर रहा है, हाँ ठीक है, बॉस कुछ कह रहे हैं, उधर देख रहे हैं, तो ऐसे में सामने वाले को क्या लगेगा कि आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। ऐसे ही पॉइंट्स हैं। लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट, इसलिए कहा जाता है आंखों में आंखें डालकर बात करिए। सर ये तो बदतमीजी हो जाती है कई जगह। हाँ, ये कल्चरल प्रॉब्लम भी है। तो जब प्रॉब्लम बैरियर की कल्चरल आती है तो उसमें भी है कि कई बार आई कॉन्टैक्ट डाल के बात करने से बात बिगड़ जाती है, जब बल्कि बिजनेस वर्ल्ड में इसको कॉन्फिडेंस में रखा जाता है, मगर एक लेवल तक का। अब आप सामने वाले की आंखों में आकर डालें और मुँह से टेढ़ी करें तो ये क्या होगा, नेगेटिव ही तो जाएगा। तो सब देखेंगे ही नहीं, उनको कुछ बोलने तो मैसेज दिखेगी। सपोज करो अपनी क्लास में टीचर्स तुमसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और तुम उधर देख ही नहीं रहे, हाँ सर हम सुन रहे हैं, यस मैम, यस मैम, तो क्या आउटपुट आएगा? तो ये पर्सनल बैरियर का पार्ट है। देन स्टेयरिंग ऑफ एट योर फोन, अब तो फोन बहुत आ गया है, बात हो रही है, हाँ ठीक ठीक ठीक, क्लासरूम में ऑफिसर के आगे लगे हुए हैं। देन नॉट लिस्निंग, ये तो प्योर ही कह रहा है कि सुन ही नहीं रहे हो, तो पर्सनल है। हो सकता है कि तुम नहीं सुन रहे हो मगर एक्स वाई जेड तो सुनना चाह रहे हैं, इस वजह से पर्सनल बैरियर का पार्ट है। देन फोल्डिंग योर आर्म्स, प्रिंसिपल से आप स्कूल में कम्युनिकेशन कर रहे हो और प्रिंसिपल के आगे वैसे यस सर, आपको बहुत छोटे सिखाया जाता है बीइंग ए स्टूडेंट अटेंशन एंड स्टैंडिटीज, तो आप स्टैंडिटीज पोजीशन में रहोगे या अटेंशन में रहोगे, एक कल्चर है उसको फॉलो करोगे, अदरवाइज ये पर्सनल बैरियर के पार्ट में है। इसी तरह लैक ऑफ रिस्पॉन्स, आप रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर आ करके काफ़ी हद तक का बैरियर्स टू कम्युनिकेशन सिंगल शॉट तो मैंने कवर करने की कोशिश करी है। इसके साथ में कुछ वर्ड्स ऐसे इंपॉर्टेंट जो लगातार बैरियर्स के आ रहे हैं, उनको मैं समझता हूँ कि आपको समझ लेना चाहिए। वर्बल नॉन वर्बल मैंने बताया कि जब इसको मिक्स कर देते हैं तब प्रॉब्लम आती है, ऐसे केसेस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देन हेलो एंड हॉर्न इफेक्ट, हेलो इफेक्ट, हॉर्न इफेक्ट अक्सर न्यू ट्रेंड है, न्यू वर्ड है, आ रहा है। उम्मीद है कि इस बार आपको एग्जामिनेशन में देखने को इसका इम्पैक्ट मिल सकता है। हेलो इफेक्ट क्या होता है ये बताता हूँ। किसी की पर्सनालिटी से आप इम्प्रेस हो तो वो जो भी कहेगा सब आपको पॉजिटिव ही लगेगा, उसके जितने भी क्वालिटीज़ हैं सब पॉजिटिव नेचर में, क्योंकि आप उसे टोटली इम्प्रेस हो। अपने मन में सोच करके देखो कि जो भी फिल्म स्टार है अगर वो आपके सामने आकर के कुछ भी बात बोले जिसके कि आप फैन हो तो आप आँख बंद करके उसको फॉलो कर लोगे। और हॉर्न इफेक्ट, हॉर्न सींग वाला, वही पहले ही मन बना लिया, हाँ ये तो बुरा है, जो बोले सब गलत है। तो ये हॉर्न और हेलो इफेक्ट हर जगह इंप्लीमेंट होता है, मगर इसके पॉइंट के साथ आपको आंसर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसके बाद अदर्स कुछ और भी है, मगर आपको इन सब में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 4 ही याद रखने हैं और पैराग्राफ पढ़ते ही आपके माइंड में डायरेक्टली आ जाना चाहिए। क्या ये सिमेंटिक बैरियर है? सिमेंटिक बैरियर तब देखिएगा जब वर्ड्स की पढ़ने पर एक से ज़्यादा मीनिंग आपको दिखाई दे रही हो। देन साइकोलॉजिकल बैरियर, जो कि आपके माइंड ऑफ स्टेट की प्रॉब्लम बता रहा हो, मेंटल पोजीशन की बात बता रहा हो और उसे फंसने वाली चीज़ दिख रही हो, पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं। देन थर्ड ऑर्गेनाइजेशनल और फोर्थ पर्सनल। ये डिवीज़न अगर आपको आता है तो बीच के पॉइंट्स आप लिख ले जाओगे। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर हम लोग
अब केस स्टडी करेंगे और उन केस स्टडी को मैं फॉलो करूंगा जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आ चुकी हैं और इम्पॉर्टेंट हैं आपके फर्दर एग्जामिनेशन के लिए। गुड लक।